Hello students, welcome back to our YouTube channel JRS Station. I am Sneha, your guide and mentor. Hope you are doing well. So let's start our today's class that is about our paper 2 Commerce. तो उसमें आज हम अपनी नई यूनिट को शुरू करने जा रहे हैं जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो हमारी थर्ड यूनिट है। तो इसमें जो आज का हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा हमारा डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस में हम देखेंगे कि सबसे पहले डिमांड क्या होती है एंड देन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या डिफरेंस होता है डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में, देन टाइप्स ऑफ डिमांड एंड हम बाद में डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड एंड देन चेंज इन डिमांड एंड देन एक होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए क्योंकि आज का जो सेशन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि ये बिजनेस इकोनॉमिक्स होती क्या है, व्हाट इज इट्स मीनिंग। तो फर्स्ट ये क्या होती है, इट इज द स्टडी ऑफ हाउ बिजनेसेस विल मेक डिसीजंस, कि क्या एक तरीके की ये स्टडी है कि जो हमारे बिजनेस है एंटरप्राइजेस है वो किस तरीके से डिसीजंस लेंगी, क्या कर कर बाय यूजिंग द इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, कि हमारे जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स रहते हैं, जो इकोनॉमिक थ्योरीज रहते हैं उनका यूज कर कर हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं बिजनेस की, जो भी उन्हें क्या आ रही है डिफिकल्टीज आ रही है, उनको हम कैसे रिमूव करेंगे बाय टेकिंग अ गुड डिसीजंस। कि तो हमें इसमें यही ध्यान रखना है कि ये बिजनेस को क्या करते हैं, एक स्टडी होती है जिसमें बिजनेस डिसीजंस लेते हैं, इनको फॉलो कर कर कुछ इकोनॉमिक थ्योरीज है, कुछ प्रिंसिपल है और कुछ हमारे इकोनॉमिक मेथड्स होते हैं, वही होती है बिजनेस इकोनॉमिक्स। एंड देन ये डिस्क्राइब करते हैं कि हाउ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विल सॉल्व रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम, कि ये बताती है कि हमें जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे सॉल्व करेगी यूज कर कर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, जो भी इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स है। इट कनेक्ट और क्रिएट अ लिंक बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्ट्रेटेजी। जो बिजनेस इकोनॉमिक है वो एक तरीके का लिंक क्रिएट करती है किसके बीच में, एक बिजनेस के बीच में और हमारी जो भी इकोनॉमिक्स होती है उसके बीच में। तो ये था हमारा कंप्लीट बिजनेस इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट। अब इसकी कुछ फीचर्स होती हैं। फर्स्ट इसकी फीचर है कि माइक्रो इकोनॉमिक इन नेचर। अब ये इसकी जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, जैसे हमारी थर्ड यूनिट है हमारे यूजीसी नेट जो कॉमर्स के सिलेबस में, तो हम उसमें माइक्रो इकोनॉमिक का ही ज्यादातर पार्ट पढ़ने वाले हैं, मैक्रो इकोनॉमिक हमें इसमें नहीं दिया गया है। तो इस वजह से ही ये क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक इन नेचर होता है। माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब, माइक्रो मतलब स्मॉल लेवल पर की अटेंशन दी जाती है यहाँ पर इंडिविजुअल फर्म के ऊपर, परचेजर के ऊपर एंड प्रोड्यूसर के ऊपर, नॉट होल इकोनॉमी। कि हम यहाँ पर कंप्लीट इकोनॉमी को लेकर नहीं चलते कि हम क्या कर रहे हैं, सारे के सारे मार्केट को देख रहे हैं, सारी के सारी फर्म्स को देख रहे हैं, ऐसा हम यहाँ पर नहीं करते। हम इंडिविजुअल फर्म की स्टडी करते हैं, हम इंडिविजुअल जो परचेजर होते हैं या फिर प्रोडक्ट्स हैं हमारे, ना कि ये हमारी होल इकोनॉमी को। तो ये फर्स्ट इसकी फीचर है कि माइक्रो इकोनॉमी इन नेचर होती है। देन है प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड टेक्नोलॉजी। ये क्या करती है, यूज करती है प्रैक्टिकल और अप्लाइड टेक्नोलॉजी। मतलब ये अप्लाई करती है और यूज फाइनेंशियल स्टैंडर्ड, कि ये अप्लाई करेगी या फिर यूज करेगी कुछ फाइनेंशियल स्टैंडर्ड जैसे डिमांड है, इलास्टिसिटी है, इनका यूज कर कर ये सोल्व करेगी जो हमारी रियल कमर्शियल एंटरप्राइज की जो ट्रबल्स या फिर प्रॉब्लम होने वाली है। तो यही होती है हमारी सेकेंड की फीचर। नेक्स्ट आ जाता है डिसीजन ओरिएंटेड। अब ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो डिसीजन ओरिएंटेड है, कि हम जो भी काम करेंगे वो क्या करेंगे, हम उसमें एक डिसीजन लेंगे। जैसे ये क्या करती है, फैसिलिटेट करती है इन फिक्सिंग यूनिक इश्यूज। जो भी हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, जो भी हमारे अलग अलग तरीके के इश्यूज आएंगे, उनको फिक्स करने में हमारी हेल्प करती है। जैसे व्हाट रेट टू चार्ज, कि हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में ये देखेंगे कि हाँ हमें इस प्रोडक्ट का क्या प्राइस चार्ज करना है, तो उसे ही हम बोलेंगे डिसीजन ओरिएंटेड, कि हम यहाँ पर डिसीजन लेंगे कि हमें कितना प्राइस चार्ज करना है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट आ जाता है इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है कि यहाँ पर ये ऐसा नहीं है जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसके खुद के अपने आइडियाज हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन से आइडियाज को लेकर इसमें कंबाइन कर दिया गया है। यहाँ पर कंबाइन किया गया है आइडियाज को, फ्रॉम इकोनॉमिक्स है या फिर मैनेजमेंट है, स्टैटिस्टिक है और अकाउंटिंग। ये इन सब अलग अलग जो फील्ड है हमारे, अलग अलग डिसिप्लिन है, उनके आइडियाज को लेकर हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स में कंबाइन कर दिया, तो हमारी एक नई डिसिप्लिन तैयार हो जाता है जिसे हम बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट आ जाता है नॉर्मेटिव प्लस पॉजिटिव। अब ये इसकी एक फीचर होती है कि अगर नॉर्मेटिव या फिर पॉजिटिव होगी हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव का मतलब है कि व्हाट इज अकरिंग, कि अगर हम पॉजिटिव के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि क्या हो रहा है।
एंड अगर हम नॉर्मेटिव की बात करें, व्हाट नीड्स टू बी डन, कि क्या होना चाहिए, कि हम किसी प्रोडक्ट का क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं और हमें क्या चार्ज करना चाहिए ताकि हम क्या कर सके, हमारे कस्टमर्स को एक्वायर कर सके, ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। तो यही होती है नॉर्मेटिव प्लस पॉजिटिव। तो ये थी हमारी कुछ इसकी फीचर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स की। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि अब जैसे हमने पढ़ा बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक की नेचर होती है, अब इकोनॉमिक्स अलग होती है और बिजनेस इकोनॉमिक्स अलग होती है, तो इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, तो अब हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारा है कि जो इकोनॉमिक्स है या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो किसके साथ डील करते हैं, वो डील करते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स होता है वो माइक्रो प्लस मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के साथ डील करती है, कि हम इन दोनों को ही इसके अंदर पढ़ते हैं, जबकि इसमें हम ओनली माइक्रो इकोनॉमिक की स्टडी को लेकर चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि इनका फोकस किस किस पर होता है, ये कंसीडर करते हैं सोशल, नेशनल या फिर होल इकोनॉमी की प्रॉब्लम, कि जो हमारी पूरे होल इकोनॉमिक लेवल पे होगी, कि जैसे नेशनल लेवल है, सोशल लेवल पे जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होगी उनको ही हम यहाँ पर कंसीडर कर चलते हैं, जबकि हम यहाँ पर ओनली बिजनेस से रिलेटेड या फिर एक पर्टिकुलर फर्म से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्कोप। अब जो इकोनॉमिक्स है हमने जैसे डिस्कस करा, इसमें माइक्रो भी होता है एंड देन मैक्रो भी होता है, तो इसका स्कोप क्या होगा, थोड़ा ब्रॉड होगा, थोड़ा इसका वाइड होगा एज कम्पेयर टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, जबकि इसका स्कोप हमारा नैरो रहता है एज कम्पेयर टू इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स। अब जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो कितनी तरीके की होती है, ये थ्योरेटिकल भी हो सकती है और प्रैक्टिकल भी हो सकती है, कि हम इसमें कुछ थ्योरेटिकल चीजें भी लेकर चलते हैं और प्रैक्टिकल मतलब हम कुछ डिसीजंस भी लेते हैं जो हमारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, जबकि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो मेनली प्रैक्टिकल होती है। प्रैक्टिकल का मतलब है कि हमारे जो भी रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी इश्यूज चल रही हैं, तो हम उनको सोल्व करने का काम करते हैं, तो जिस वजह से ये मेनली प्रैक्टिकल होती है। अब जो इसके यूजर्स कौन कौन से होते हैं, कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है उसको कौन यूज करता है, ये मेनली पॉलिसी मेकर्स यूज करते हैं या फिर इकोनॉमिस्ट, जो हमारे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं या फिर जो पॉलिसीज बनाते हैं, तो मेनली वो इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं। जबकि हमारी जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसको कौन यूज करता है, हमारे जो बिजनेस ओनर्स होते हैं या फिर मैनेजर्स होते हैं, तो ये हमारे इसमें यूजर्स के बीच में इसका डिफरेंस होता है। देन इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, कि जैसे जीडीपी है, इन्फ्लेशन है या फिर पॉवर्टी, कि जो इकोनॉमिक्स है उसमें हम जीडीपी को डिस्कस करते हैं, उसके बारे में क्या होती है कि जीडीपी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इन्फ्लेशन क्या होती है एंड देन पॉवर्टी, जबकि हम यहाँ पर बिजनेस इकोनॉमिक्स में बिजनेस से रिलेटेड ही चीजों को डिस्कस करते हैं, कि जैसे प्रॉफिट्स होते हैं, डिमांड होती है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट होगा मार्केट में जो सेल करेंगे उसकी क्या डिमांड रहने वाली है, हम कॉस्ट एनालिसिस करते हैं कि हाँ हमारी कितनी कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं और कितनी हमें करनी चाहिए ताकि हम वेस्टेज को रिड्यूस कर सकें, तो हमारा ये होता है एक तरह का डिफरेंस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। स्कोप का मतलब है कि क्या क्या टॉपिक्स को हम इस बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इसमें है डिमांड एनालिसिस, कि हमारा जो कंप्लीट टॉपिक रहता है डिमांड एनालिसिस का, कि लो ऑफ डिमांड होता है, डिमांड के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, चेंज इन डिमांड है और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो कंप्लीट डिमांड का हमारा टॉपिक रहता है, इलास्टिसिटी का रहता है, तो ये हमारा इसमें रहेगा। एंड देन है यूटिलिटी एनालिसिस या फिर आईसी कर्व एनालिसिस। यूटिलिटी के कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, कि जैसे हमारी कार्डिनल यूटिलिटी होती है, ऑर्डिनल यूटिलिटी होती है, तो ये भी हम इसके ही स्कोप में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट एनालिसिस, कि हमारी डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट होती हैं, लॉन्ग रन जो हमारी कॉस्ट है या फिर शॉर्ट रन कॉस्ट होती हैं, तो हमारी डिफरेंट तरह की जैसे प्राइम कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उनको भी हम इसमें ही पढ़ते चलते हैं। एंड देन प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज होती है, कुछ प्राइस स्कीमिंग है, प्राइस पेनिट्रेशन है, तो हम उनको भी इसमें ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म, कि हमारे जैसे डिफरेंट डिफरेंट मार्केट फॉर्म होती हैं, ओलिगोपोली है, परफेक्ट कंपटीशन है, तो हम उनके अंदर अलग अलग प्राइस को कैसे फॉलो करते हैं, तो ये हमारा इसमें ही हम पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है कि ये डिमांड होती क्या है और इसका क्या मीनिंग होता है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि डिमांड क्या है। इट रेफर्स टू द क्वांटिटीज दैट द बायर्स आर विलिंग एंड एबल। अब यहाँ पर दो पॉइंट आएंगे, विलिंग एंड एबल, कि ऐसी क्वांटिटीज, ऐसे अमाउंट जो बायर्स, जो एक खरीदार विलिंग भी है और एबल भी है। विलिंग का मतलब कि हाँ वो उस चीज की डिमांड करना चाह रहा है, उसको वो खरीदने के लिए तैयार है। और एबल का मतलब ये है कि हाँ उसके पास उतने पैसे भी हैं। मतलब यहाँ पर जब हम डिमांड की बात करेंगे, दो कंडीशन हमारी हमेशा चलेंगी, कि वो विलिंग भी होगा और उसके पास इतनी एबिलिटी भी है कि उस सामान को वो परचेज कर सके।
टू बाय दैट पर्टिकुलर यूनिट। या फिर अब मेन बात यहाँ पर क्या आएगी कि एट अल्टरनेटिव या डिफरेंट प्राइसेस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कि वो डिफरेंट प्राइसेस पर जो बायर है वो उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए विलिंग भी है और एबल भी है, और डिफरेंट प्राइसेस है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनको सेम लेकर चलते हैं कि डिमांड है या फिर क्वांटिटी डिमांड है वो सेम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। अब क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होगा, स्पेसिफिक अमाउंट दैट द बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट वन और स्पेसिफिक प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड में एक जो बायर होगा वो विलिंग होगा और एबल होगा एट ओनली वन और स्पेसिफिक प्राइस, जबकि डिमांड में वो डिफरेंट प्राइस पर विलिंग और एबल होगा। तो मेन डिफरेंस इनमें यही है, डिमांड में और क्वांटिटी डिमांडेड में। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड, कि हमारी डिमांड है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो फर्स्ट इसमें रहता है प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड का मतलब है कि व्हेन द डिमांड चेंजेस विद चेंजेस इन प्राइस, कि जब हमारी डिमांड चेंज होगी जैसे ही हमारा प्राइस चेंज होता है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ प्राइस में चेंज होने से ही हम अपनी डिमांड को चेंज करते हैं। अब जैसे इनकम है, हमारी जो भी टेस्ट है, प्रेफरेंस है, वो चीजें भी हमें अफेक्ट करती हैं। कि जैसे कोई कंज्यूमर था, उसकी इनकम पहले थोड़ी 10,000 थी, लेकिन अब उसकी बढ़कर उसकी 30,000 होगी। तो ऐसा तो नहीं है कि पहले जितना वो कंज्यूम करता था अब भी उतना ही उसको कंज्यूम करेगा, उतनी ही उस गुड्स की डिमांड करेगा। तो जैसे ही उसकी इनकम बढ़ी उसकी डिमांड भी बढ़ती है। तो अब हमने यहाँ पर अदर थिंग्स को तो कांस्टेंट मान लिया, जिस वजह से हम इसको प्राइस डिमांड बोलते हैं, कि हम जस्ट यहाँ पर प्राइस फैक्टर को ही कंसीडर करते हैं। वो ही क्या होता है, एक वेरिएबल इन नेचर होता है, कि मतलब प्राइस में चेंज होने से हमारी डिमांड में जो चेंजेस होंगे उन्हें ही हम बोलते हैं प्राइस डिमांड। अब यहाँ पर जो प्राइस और डिमांड है उनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज हमारी घटती है, कि मतलब अगर प्राइस बढ़े तो डिमांड हमारी कम होगी, अगर प्राइस कम हुए तो डिमांड हमारी बढ़ेगी। अब यहाँ पर हम इसको इक्वेशन के थ्रू समझते हैं कि ये डीएफ का मतलब है डिमांड है, एक कमोडिटी है, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एक्स, वो फंक्शन होता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स, कि हम यहाँ पर एक्स कमोडिटी को लेकर चल रहे हैं, किसी एक्स कमोडिटी की डिमांड फंक्शन होता है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। तो ये है हमारी इक्वेशन। नेक्स्ट आ जाता है इनकम डिमांड। इनकम डिमांड, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिमांड में चेंज होगा विद चेंजेस इन इनकम। हम यहाँ पर जस्ट अब इनकम को कंसीडर करेंगे, अदर जो फैक्टर्स हैं, अदर जो थिंग्स हैं, हमने उनको कांस्टेंट मान लिया, उनको हमने फिक्स कर रखा है, उनमें हम कोई भी चेंजेस लेकर नहीं चल रहे हैं। अब कुछ हमारे नॉर्मल गुड्स होते हैं, कुछ इंफीरियर गुड्स होते हैं। इंफीरियर गुड्स मतलब बैड क्वालिटी, मतलब उनकी क्वालिटी लो है। तो अब अगर हमारी नॉर्मल गुड्स है, मतलब अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी डिमांड भी बढ़ेगी। अब ऐसा क्या है कि जैसे हमारी इनकम बढ़ी तो हम नॉर्मल गुड्स की डिमांड को भी बढ़ाते हैं, लेकिन इंफीरियर गुड्स के केस में कि अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हम घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट अब क्यों खरीदेंगे भला। तो इसमें इस वजह से ही जब इंफीरियर गुड्स होंगे तो इनकम में और हमारी जो भी डिमांड है उसमें इनवर्स रिलेशनशिप होगा, जबकि जब हमारे नॉर्मल गुड्स होंगे तो इनकम में और डिमांड में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप हमारा रहता है। अब हम इनकी इक्वेशन को डिस्कस करते हैं कि जो डिमांड है ऑफ एक्स कमोडिटी वो फंक्शन होती है ऑफ इनकम ऑफ दैट कमोडिटी, कि जैसे कोई भी कंज्यूमर है, जो भी उसकी इनकम है उसकी उस तरीके से ही उस कमोडिटी की वो डिमांड करने वाला है, कि जो डिमांड है ऑफ एक्स कमोडिटी इक्वल टू होगी फंक्शन ऑफ इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। तो ये था हमारा इनकम डिमांड। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्रॉस डिमांड क्या होती है। क्रॉस डिमांड का मतलब है कि जब हमारे डिमांड चेंज हो रही है विद चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कि जो भी हमारे रिलेटेड गुड्स हैं उनके प्राइस में चेंज होने से हमारी जो डिमांड है उसमें भी चेंज हो रहे हैं। रिलेटेड गुड्स का मतलब है कि एक तो सब्स्टिट्यूट गुड होता है रिलेटेड में, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि अगर हमारे एक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी। कहने का मतलब है कि अगर हमारे टी और कॉफी का एग्जांपल लेकर चलते हैं हम, कि अगर हमारे टी के प्राइस बढ़ते हैं तो हम कॉफी की डिमांड को क्या करेंगे, ज्यादा कर देंगे, मतलब टी की डिमांड कम हो जाएगी और हमारी कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि टी के प्राइस क्या हुए, बढ़ गए थे, जिस वजह से हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया टी को कॉफी से। तो ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड, की प्राइस ऑफ टी हमारे बढ़े तो हमारी जो डिमांड है कॉफी की वो भी बढ़ जाती है।
अगर नेक्स्ट हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, जैसे हम लेते हैं एग्जांपल कार एंड पेट्रोल का, कि अगर हमने कार परचेज करनी है तो ऐसा तो नहीं है विदाउट पेट्रोल हम उसको रन कर सके, तो हमें कार को रन करने के लिए पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, जिस वजह से वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। अब यहाँ पर अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ते हैं तो जो हमारी डिमांड है कार की वो भी कम हो जाती है, तो हम यहाँ पर एक नेगेटिव रिलेशनशिप लेकर चलते हैं, जबकि सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अब जब हम यहाँ पर क्रॉस डिमांड की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, जिस सिर्फ प्राइस को और रिलेटेड गुड्स को ही हम लेकर चलते हैं, अदर थिंग्स को हम यहाँ पर कांस्टेंट मानते हैं। तो ये थी हमारी क्रॉस डिमांड। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। अब मेन बात आती है, जो लॉ ऑफ डिमांड है वो एक तरीके का क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होती है। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट का मतलब है कि जस्ट हमें ये बताएगा कि अगर प्राइस बढ़ते हैं तो हमारी डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम होते हैं तो हमारी डिमांड बढ़ती है। हमें ये नहीं बताएगा कि हाँ हमारे प्राइस बढ़े तो हमारी डिमांड में इतना चेंज आएगा, कि हमारी डिमांड इतनी बढ़ेगी या फिर इतनी घटेगी। तो हमें यहाँ पर सिर्फ ये एक करेगा, बताएगा एक इनवर्स रिलेशनशिप, हमें ये इतना नहीं बताएगा कि कितना चेंज होगा ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस, इसमें चेंज होगा कि हमारे प्राइस में चेंज होने से हमारी डिमांड में कितना चेंज होता है। तो जिस वजह से ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होती है। हम अगर बात करें सैमुअल्सन के अकॉर्डिंग कि उन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी डिमांड की या फिर लॉ ऑफ डिमांड की, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में सैमुअल्सन जो हमारे एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट पीपल विल बाय मोर एट लोअर प्राइसेस। कि क्या कहता है कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या होगा, पीपल बाय करते हैं मोर, कब, जब प्राइस कम होते हैं, एंड बाय लेस, बाय वो कम करेंगे जब हमारे प्राइसेस हाई होते हैं। सीट्रस पेरेबस, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये सीट्रस पेरेबस क्या होता है। सीट्रस पेरेबस का मतलब है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, कि हम यहाँ पर जस्ट प्राइस फैक्टर को ही लेकर चलते हैं, हमारी जो इनकम है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर राइज की प्राइस में, तो हम उन चीजों को यहाँ पर कांस्टेंट लेकर चलते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, जो लॉ ऑफ डिमांड होता है उसका जो कर्व होता है वो स्लोप होता है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि जैसे हम यहाँ पर लेकर चलते हैं कि जो हमारा जो स्लोप होगा ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड का डेली कर्व है, जैसे इसका स्लोप हमारा लेफ्ट से राइट साइड की तरफ मूव करेगा, और वो भी डाउनवर्ड सिचुएशन में। डाउनवर्ड की जैसे हम यहाँ पर लेकर चलते हैं प्राइस, यहाँ पर हमारी होती है क्वांटिटी डिमांडेड, कि अगर हमारे प्राइस ये है तो हम इतनी क्वांटिटी डिमांड करते हैं, अगर हमारे प्राइस कम हो गए जैसे यहाँ से, तो हमारी डिमांड भी बढ़ जा रही है। अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे प्राइस कम हुए कि जैसे हमारे पहले प्राइस 5 थे, 10 बाद में 10 हो गए। जब हमारे 5 थे तब हम डिमांड ज्यादा कर रहे थे, जबकि जब हमारे प्राइस बढ़ गए तो हमारी डिमांड कम हो गई। तो हमें ये एक तरीके का नेगेटिव रिलेशनशिप बताता है, जिस वजह से ही इसका जो स्लोप है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड पोजीशन में मूव करता है। अब जो मेन बात आती है लॉ ऑफ डिमांड में, कि ये अप्लाई होता है ओनली टू नॉर्मल गुड्स नॉट गिवन गुड्स, कि जो हमारे नॉर्मल गुड्स होते हैं उन पर ही अप्लाई होगा। जो हमारे गिवन गुड्स हैं, गिवन गुड्स क्या होते हैं, इंफीरियर क्वालिटी गुड्स होते हैं, जिनके प्राइस बढ़ने से उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है, जिनके प्राइस कम होने से उनकी डिमांड भी कम हो जाती है, तो वो होते हैं हमारे गिवन गुड्स। तो ये गिवन गुड्स पर अप्लाई नहीं होता, ये ओनली नॉर्मल गुड्स पर हमारा जो लॉ है अप्लाई होता है। अब इसकी एक इक्वेशन है लॉ ऑफ डिमांड की। अब इसमें इक्वेशन है क्या, कि जो डिमांड है किसी एक्स कमोडिटी की वो फंक्शन होती है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। अब जो प्राइस है हमारा एक्स कमोडिटी का वो हमारा होगा वेरिएबल फैक्टर, जबकि हमारे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है वो हमारे कांस्टेंट रहेंगे। इससे कंज्यूमर की इनकम है, टेस्ट है और एक्सपेक्टेशन है, ये सारी की सारी चीजें हमारी यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाली हैं, मतलब सीट्रस पेरेबस। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड का कंप्लीट मीनिंग। अब एक हम जब लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो एक डिमांड शेड्यूल आएगा हमारे सामने, एक होगा डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल की जैसे हम बात करते हैं, एक टेबल होते हैं डिमांड शेड्यूल का मतलब जो हमें शो करती है डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिमांड एट ए डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस, कि हमारी डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस पे हमारी जो डिमांड का लेवल क्या होने वाला है। तो एक तरीके की ये टेबल होती है जो इसको शो करती है, जिसे ही हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हमारे प्राइस 5 थे हम 40 क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, जब हमारे प्राइस बढ़ गए तो हमने 20 कर दिया, मतलब हमारी जो प्राइस है और क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें एक इनवर्स रिलेशनशिप को ये शो करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिमांड कर्व की। डिमांड कर्व का मतलब है कि जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं डिमांड शेड्यूल को, कि ये जो डिमांड शेड्यूल था मैंने उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया, कि जैसे हमने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं
कि यहाँ पर हमने प्राइस ले लिया और यहाँ पर हमने क्वांटिटी डिमांडेड को ले लिया। अब जैसे हमारे जब प्राइस 5 थे किसी कमोडिटी के, तो हम डिमांड कर रहे थे कितनी, 40 डिमांड कर रहे थे। जब प्राइस हमारे बढ़ गए तो हमारी डिमांड कितनी हो गई, 20 हो गई। मतलब अब हमने क्या करा, इस शेड्यूल को इस ग्राफ में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, जिसे ही हम बोलते हैं डिमांड कर्व। तो ये होता है हमारा डिमांड कर्व। नेक्स्ट आ जाता है, अब जो लॉ ऑफ डिमांड होता है उसकी हमारी कुछ एजम्पशन होती हैं कि जब हम लॉ ऑफ डिमांड इंप्लीमेंट करते हैं तो हम पहले से ही कुछ सपोज या फिर एज्यूम कर चलते हैं। फर्स्ट इसमें है कि नो चेंज इन इनकम, कि हम यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं लेकर चलते, इनकम को हम यहाँ पर कांस्टेंट लेते हैं। ऐसे ही हम टेस्ट एंड प्रेफरेंस को कांस्टेंट लेकर चलते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को हम कांस्टेंट ले रहे हैं, पॉपुलेशन है या फिर वेल्थ है और एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, हम इन सारी की सारी चीजों को यहाँ पर कांस्टेंट लेकर चलते हैं। और एक असम्पशन यहाँ पर मेन ये है कि ये जो हमारा लॉ है ओनली अप्लाई होता है नॉर्मल गुड्स पर, नॉट गिवन गुड्स पर। अब हमारे यहाँ पर इस जो लॉ है इसकी कुछ एक्सेप्शन भी होती हैं। एक्सेप्शन का मतलब है कि ये जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है इन सिचुएशंस में फेल हो जाएगा, मतलब ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट है वेबलेन गुड्स। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पहले पूछे गए हैं तो इसको भी आपको अच्छे से समझ लेना है। वेबलेन गुड्स का मतलब होता है लग्जरी गुड्स या फिर आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। अब लग्जरी गुड्स का मतलब यही है कि मोर डिमांड, जब हमारे प्राइस मोर होंगे। अब ये आपको पता है कि आईफोन के जितने ज्यादा प्राइस हाई होते हैं उतने ही ज्यादा लोग डिमांड करते हैं। अब आपको पता चल गया कि आईफोन तो 5000 में बिक रहा है तो लोग उसको खरीदेंगे ही नहीं। मतलब जितने ज्यादा हमारा गुड्स लग्जरी होगा, जितने ज्यादा उसके हाई प्राइस होंगे, लोग उतने ही उसकी ज्यादा डिमांड करते हैं। तो अब जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो तो क्या कहता है कि जब हमारे प्राइस ज्यादा होते हैं तो हम डिमांड कम कर देते हैं, जब प्राइस कम होते हैं तो डिमांड ज्यादा कर देते हैं। लेकिन इस केसेस में कि जो हमारे वेबलेन गुड्स होते हैं या फिर लग्जरी गुड्स होते हैं, उस केसेस में हमारा ये जो लॉ है वो फेल हो जाता है, क्योंकि जब हमारे लग्जरी गुड्स के जितने ज्यादा प्राइस होंगे उतनी ही उनकी ज्यादा डिमांड होती है। नेक्स्ट आ जाता है गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स को दिया था सर रॉबर्ट गिफिन ने। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो गिफिन गुड्स का कंसेप्ट है उसको किसने दिया था। ये गिफिन इनके पीछे लगा हुआ है जिस वजह से ही इनको गिफिन गुड्स नाम दिया गया है। ये ऐसे इंफीरियर क्वालिटी गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड कम हो जाती है जब इनके प्राइस कम होते हैं और डिमांड बढ़ जाती है जब प्राइस ज्यादा होते हैं। तो यही होते हैं गिफिन गुड्स। तो अब यहाँ पर भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। अब नेक्स्ट आ जाता है इमरजेंसी की सिचुएशन कि अब क्या करते हैं, पीपल बाय करते हैं एनीवे मेडिसिन, पेट्रोल। कि अब आपको पता है कि कोई पर्सन बीमार है तो अब कोई मेडिसिन कितनी ही महंगी हो, कितने भी उसके प्राइस हो, उतनी ही उसकी डिमांड तो होने वाली है, क्योंकि अब हम मेडिसिन के केस में, इमरजेंसी के केस में हम प्राइस को कंसीडर नहीं करते, जिस वजह से ही हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो फेल हो जाता है। अगर नेक्स्ट हम बात करें एक्सपेक्टेशन ऑफ राइस और फॉलिंग प्राइसेस ऑफ द फ्यूचर, कि हमें पता है कि अब तो अनियन है, पोटैटो है, उनके प्राइस आने वाले टाइम में बढ़ने वाले हैं। तो हम आज जो जितना प्राइस उसका बढ़ा हुआ है तो हम उस पर ही उसकी डिमांड करना शुरू कर देते हैं। मतलब आज चाहे पोटैटो का, अनियन का प्राइस ज्यादा है लेकिन हम उस प्राइस से ज्यादा पर ही ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आने वाले टाइम में उन जो कमोडिटी है उनके और ज्यादा प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो ऐसे ही होता है हमारा ये एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर राइज और फॉल इन प्राइस। नेक्स्ट आ जाता है बैंडवेगन इफेक्ट। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बैंडवेगन इफेक्ट क्या होता है। बैंडवेगन इफेक्ट का मतलब है इमिटेशन ऑफ नेबर। ये सीधा सा मतलब है कि अब जैसे हमारे पड़ोसियों ने कुछ खरीद लिया, हम सोचते हैं कि ज्यादा प्राइस पे खरीदा था उन्होंने तो हम भी खरीदेंगे, कि हम दूसरों की नकल करते हैं कि उसने वो खरीद सकता है तो हम भी खरीद सकते हैं, उसने ज्यादा प्राइस पे खरीदा तो हम भी खरीदेंगे। मतलब हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो फेल हो जाएगा कि उसने क्या बोला था, अगर प्राइस ज्यादा होंगे तो लोग डिमांड कम करते हैं, लेकिन अब मेरे पड़ोस वाले ने, किसी ने कुछ खरीद लिया, उसको देखकर ही मैंने भी कुछ खरीद लिया, जबकि मेरे क्या थे, मेरे पास इतनी मनी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने उनको देखकर, उनको इमिटेट कर कर अपने क्या करा, उस गुड्स की डिमांड करी हाई प्राइस पे थी। तो जिस वजह से हमारा लॉ ऑफ डिमांड वो फेल हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब कि अब हमारी थोड़ी जो थिंकिंग है, हमारी जो जजमेंट है वो ऐसी है कि हाँ, अगर इस कमोडिटी के प्राइस कम है तो ये लो क्वालिटी होगी, अगर इस कमोडिटी के प्राइस हाई है तो हाँ ये तो बिल्कुल हाई क्वालिटी होगी। तो इस पुअर जजमेंट की वजह से ही हम क्या करते हैं, हाई प्राइस के गुड्स को ज्यादा डिमांड करेंगे और लो प्राइस के गुड्स की हम डिमांड क्या रखते हैं, कम रखते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है मार्केट डिमांड फंक्शन, कि अब हमने इनके बारे में डिस्कस कर लिया कि ये लोक डिमांड क्या था, उसके असम्पशन के बारे में डिस्कस कर लिया, उसके एक्सेप्शन के बारे में कर लिया हमने, उसके ग्राफ के बारे में और डिमांड जो शेड्यूल के बारे में। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन। इट शोज द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट दैट ऑल कस्टमर्स इन द मार्केट आर विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कि इसमें इन्होंने क्या बोला कि टोटल क्वांटिटी किसी प्रोडक्ट की जो सारे के सारे कंज्यूमर, यहाँ पर मेन बात है कि सारे के सारे कंज्यूमर मार्केट में क्या करेंगे, विलिंग है टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस। एक होता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में हम जस्ट एक इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड को लेकर चलते हैं कि वो विलिंग है डिफरेंट प्राइस पर उसको पे करने के लिए, जबकि मार्केट डिमांड फंक्शन में कि सारे कंज्यूमर उस प्राइस पे स्पेसिफिक टाइम पीरियड में विलिंग है या फिर नहीं है, तो वही हमें बताता है मार्केट डिमांड फंक्शन। अब इसकी एक इक्वेशन होती है कि मार्केट डिमांड फंक्शन में हम देखते हैं कि जो डिमांड है किसी कमोडिटी एक्स की वो इक्वल टू होती है फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, और इनकम होती है, एंड देन टेस्ट है, एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर राइज और फॉल की इन प्राइसेस, एंड देन हमारा क्या होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एंड देन हमारी आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब यहाँ पर जो मेन दो कंसेप्ट ऐड हो गए कि लॉ ऑफ डिमांड में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, जबकि हमारी जो ये कंसेप्ट है इसमें हमारी दो नई चीजें और आ जाती है। तो पहले आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मार्केट डिमांड फंक्शन है उसमें कौन सी दो चीजें ऐड हो जाती है, उसमें एक हमारी आ जाती है पॉपुलेशन, सॉरी यहाँ पर ये पॉपुलेशन था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स नहीं था। तो अब बाय डी से है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड देन नंबर ऑफ बायर्स, तो हम इन दो चीज को भी इंक्लूड कर लेते हैं हमारे इस मार्केट डिमांड फंक्शन में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, अब आ जाता है हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जिसे हम बोल सकते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, कि व्हेन द प्राइसेस ऑफ द सेम प्रोडक्ट चेंजेस, कि जब हमारे किसी सेम प्रोडक्ट के प्राइस चेंज हो रही हैं एंड एवरीथिंग एल्स स्टेज द सेम, कि सारी की सारी और चीजों में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, और चीजें हमारी सेम है, कांस्टेंट है, बस हमारे जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस में चेंज होते हैं, जबकि हमारी जो इनकम है, टेस्ट है, प्रेफरेंस है, उनमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा। मतलब अब हम यहाँ पर सिर्फ डिस्कस करेंगे कि प्राइस में चेंज होने से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज हो रही है, कैसे हमारा जो डिमांड कर्व है वो मूव करेगा, कि कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कैसे वो एक्सपैंड होगा। अब इसमें दो तरीके की हम चीजों को पढ़ते हैं, कंसेप्ट आएंगे हमारे चेंजिंग क्वांटिटी डिमांडेड में। एक होता है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन मतलब बढ़ रही है हमारी डिमांड, मतलब अब यहाँ पर सिंपल सा मतलब है कब बढ़ेगी डिमांड, जब हमारे प्राइस कम होंगे, जबकि कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट मतलब थोड़ी हो रही है हमारी डिमांड, स्मॉल डिमांड कर रहे हैं हम किसी क्वांटिटी की, जैसे प्राइस बढ़ गए अब हम, इस वजह से हमारी डिमांड भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। जैसे अब हम इसको ग्राफ में डिस्कस करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर प्राइस को शो किया हुआ है, यहाँ पर हमने क्वांटिटी डिमांडेड को शो किया हुआ है। यहाँ पर जब हमारे प्राइस 15 थे तो हम क्वांटिटी डिमांडेड कितनी कर रहे थे, 4 कमोडिटी के कर रहे थे, 4 यूनिट्स कर रहे थे, जबकि जब हमारे प्राइस क्या हुए 10 हो गए तो हमने क्वांटिटी डिमांडेड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, 8 यूनिट्स को हम कंज्यूम करने लगे। जब हमारे प्राइस 5 हुए तो हमने और ज्यादा हमारी क्वांटिटी डिमांडेड को बढ़ा दिया। अब सिंपल सा मतलब है कि हम जब ऐसे ऐसे आ रहे हैं तो हमारी डिमांड एक्सपेंड हो रही है, कि जैसे जैसे हमारे प्राइस नीचे आ रहे हैं हमारी जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है, जबकि हमारी जब प्राइस क्या हो रहे हैं, बढ़ रही है, 5 से 10 हो गया, मतलब जब हमने 10 करा था तो 8 था, अब 5 से हमारे प्राइस बढ़ चुके हैं तो 5 से 10 हो गया, तो जिस वजह से अब हमारी जो डिमांड है वो भी हमारी 4 हो गई, मतलब हमारी अब वो डिमांड कम हो रही है, इस डायरेक्शन में हमारी कम हो रही है, जबकि उस डायरेक्शन में हमारी जो डिमांड है वो बढ़ रही है, इसमें वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। यही होता है हमारा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, जिसे हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं, या फिर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, कि हमारी मूवमेंट हो रही है डिमांड कर्व के अलोंग, की हम यहाँ जा रहे हैं या फिर इस साइड आ रहे हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं चेंजिंग डिमांड। अब स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूज नहीं होना है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और एक होता है चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में हमने देख लिया कि एक्सपेंशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है डिमांड का, जबकि चेंज इन डिमांड में हमारी या तो डिमांड इंक्रीज होगी या फिर डिमांड डिक्रीज होगी। अब चेंज इन डिमांड में हम क्या लेकर चलेंगे, शिफ्ट होगा एक तो हमारा डिमांड कर, कि हमारा जो डिमांड कर है या तो वो अब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा या फिर वो यहाँ, जबकि हमने पीछे डिस्कस करा कि हमारी जस्ट मूवमेंट हो रही थी अलोंग द डिमांड कर, कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था या फिर एक्सपेंशन हो रहा था। अब इसमें ये क्यों होता है चेंज इन डिमांड, हमारी डिमांड क्यों चेंज हो रही है,
क्योंकि जो हमारे फैक्टर्स हैं अदर्स उसमें चेंज हो रहे हैं अदर देन द ओन प्राइस। अब हम क्वांटिटी डिमांडेड में एक फैक्टर प्राइस को लेकर चलते हैं, अदर को हम कांस्टेंट मानते हैं, जबकि जब हमारी डिमांड में चेंज होगा हम अदर फैक्टर्स को वेरिएबल मान रहे हैं, जबकि प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, हम उसको कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं। अब इसमें हमारे दो कंसेप्ट आएंगे, एक होता है इंक्रीज इन डिमांड, एक होता है डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड को हम बोलते हैं अपवर्ड शिफ्ट एंड देन इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड शिफ्ट। अब अपवर्ड शिफ्ट का मतलब है कि हम मोर डिमांड कर रहे हैं एट सेम प्राइसेस एंड सेम डिमांड एट मोर प्राइसेस। कि अब क्या करते हैं हम, हमारे प्राइस सेम थे, मतलब अब हम सेम प्राइस का यहाँ पर क्या मतलब है कि प्राइस में तो कोई चेंज ही नहीं होगा, हमारे अदर फैक्टर चेंज हो रहे हैं, जैसे इनकम चेंज हो रही है, हमारे टेस्ट चेंज हो रहे हैं, हमारी प्रेफरेंस चेंज हो रही है, तो अब हम मोर डिमांड करते हैं सेम प्राइस पर एंड सेम डिमांड करेंगे एट मोर प्राइस। अब नेक्स्ट इसमें होगा डिक्रीज इन डिमांड, मतलब डाउनवर्ड शिफ्ट। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं इंक्रीज इन डिमांड, कि जैसे हमारा पहले था ओरिजिनल जो हमारा डिमांड कर्व था वो ये था dd। अब क्या हुआ, हमारे प्राइस तो क्या थे, सेम थे, बट हमारी डिमांड बढ़ गई। कि जैसे हमारी ये प्राइस लाइन है, कि जैसे हम देख सकते हैं इसमें कोई भी चेंज नहीं है, हमारा जो प्राइस फैक्टर है हमने उसको बिल्कुल कांस्टेंट रखा हुआ है। कि जैसे अगर हम मानते हैं कि यहाँ पर 10 प्राइस था, तो ना तो अप हो रहा ना ही वो डाउन जा रहा, कि जस्ट हमारा जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, वो 10 है। जबकि जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो चेंज हो रही है। जैसे पहले क्यों थी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड, जब हमारा जो प्राइस सेम रहा लेकिन डिमांड हमारी बढ़ गई, मतलब हमारा जो डिमांड जो कर्व है वो शिफ्ट हो गया, हमारी डिमांड इंक्रीज होगी, Q से Q1 पे हम शिफ्ट कर गए, जिस वजह से हमारा जो डिमांड कर्व है वो DD1 हो जाएगा, वो शिफ्ट कर जाएगा DD से। जबकि हमारे सेकंड हम डिस्कस करते हैं कि लेस डिमांड हो रही है एट सेम प्राइस एंड सेम डिमांड हो रही है एट लेस प्राइस। कि अब हमने क्या करा, अदर फैक्टर्स को तो हम वेरिएबल मान रहे हैं, कि जैसे हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर हमारी इनकम कम हो गई, अब कम हो गई तो हमारी डिमांड भी अब कम हो रही है, क्योंकि प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। अब हमने क्या करा, dd था हमारा डिमांड का ओरिजिनल, अब उससे हम यहाँ पर शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि क्या हुआ, हमारी जो डिमांड है वो कम हो गई है। हम मान के चल रहे हैं कि हमारी जो इनकम है वो कम हो रही है, जिस वजह से हमारी डिमांड भी कम हो गई, क्योंकि प्राइस में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, तो अब हमारे अदर फैक्टर्स वेरिएबल होंगे जो हमारी डिमांड में चेंज लेकर आएंगे। तो ये है हमारा DD2 कर्व है जो, जिस वजह से हमारी डिक्रीज हो रही है और ये इंक्रीज को शो कर रहा है। आई होप कि आपको चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड, कि जो डिमांड है हमारी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। जैसे फर्स्ट इसमें आ जाता है डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड का मतलब कि क्या है, कि कमोडिटी इज डिमांडेड फॉर इट्स डायरेक्ट और फाइनल यूज। कि मैं किसी कमोडिटी की डिमांड कर रही हूँ, मैं उसको डायरेक्ट कंज्यूम करूंगी, ऐसा नहीं कि उससे मैं फर्दर कुछ मैन्युफैक्चरिंग करूंगी, कुछ फर्दर प्रोसेसिंग करूंगी। कि जैसे क्या करा, मैंने मिल्क की डिमांड करी और मैंने इसको पी लिया, बस मैंने क्या करा, फाइनल यूज के लिए किसी प्रोडक्ट की डिमांड कर रही हूँ, वही होती है डायरेक्ट डिमांड। अब नेक्स्ट आ जाता है इनडायरेक्ट या फिर डिराइव्ड डिमांड। इनडायरेक्ट का मतलब, अब मैं उसको फाइनल कंज्यूम के लिए नहीं यूज कर रही हूँ, उसको मैं पहले यूज करूंगी, देन उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसको फर्दर कुछ प्रोसेसिंग में भी यूज कर सकती हूँ। डिराइव्ड डिमांड इसको भी बोला जाता है इस नेम से। अब इसमें क्या होगा, कमोडिटी इज डिमांडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी। कि मैं किसी कमोडिटी की डिमांड करूंगी ताकि मैं प्रोडक्शन कर सकूं किसी अनदर कमोडिटी का या फिर प्रोडक्ट का। कि जैसे डिमांड फॉर ब्रिक्स सीमेंट फॉर डिमांड ऑफ हाउस, कि मुझे क्या था, घर चाहिए था, तो अब घर बनाने के लिए मैं कुछ और प्रोडक्ट्स की भी डिमांड करूंगी, कि जैसे ब्रिक्स मुझे कुछ ईंटों की जरूरत पड़ेगी, कुछ मुझे सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करती हूँ, किसी और अनदर प्रोडक्ट की डिमांड के लिए किसी दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड करती हूँ, ताकि मैं उसको यूज कर उसमें प्रोडक्शन में यूज करूंगी। कि हाउस को मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, हाउस को बनाऊंगी, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए मैं ब्रिक्स की सीमेंट की डिमांड करूंगी। तो यही होता है इनडायरेक्ट डिमांड या फिर डिराइव्ड डिमांड। नेक्स्ट आ जाता है जॉइंट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। जॉइंट की हम क्या कर रहे हैं, कुछ इकट्ठा डिमांड कर रहे हैं, कि व्हेन टू सेटिस्फाई वन वांट, कि मैं एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करती हूँ, टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड टुगेदर। मैं एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए 2 या 10 से ज्यादा गुड्स की डिमांड करती हूँ। कि जैसे क्या करना है, मुझे चाय पीनी है, चाय पीने के लिए मैं क्या करूंगी, 2 या 3 गुड्स की तो मुझे जरूरत रहेगी, कि मुझे मिल्क की जरूरत पड़ेगी, मुझे शुगर की जरूरत पड़ेगी, मुझे टी लीव्स की जरूरत पड़ेगी। तो अब मैं क्या करती हूँ, जॉइंट, कि मैं 2 या 3 प्रोडक्ट की इकट्ठी डिमांड कर रही हूँ ताकि मैं एक अपनी वांट को सेटिस्फाई कर सकूं। तो वही होती है जॉइंट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। नेक्स्ट आ जाता है कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड का मतलब कि डिमांड फॉर वन कमोडिटी टू सेटिस्फाई 2 और मोर वांट्स। कि सिंपल सा मतलब है
कि मैं एक कमोडिटी की डिमांड करूंगी ताकि मैं अपने 2 या 3 जो वांट है उनको सेटिस्फाई कर सकती हूँ। कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी से क्या आप फैन भी चला सकते हो, आप रेफ्रिजरेटर भी चला सकते हो और एयर कंडीशनर भी चला सकते हो। कि सिंपल सा मतलब है कि मैं क्या करती हूँ, डिमांड करती हूँ इलेक्ट्रिसिटी की, ताकि मैं अपनी जो डिफरेंट डिफरेंट वांट्स है उनको सेटिस्फाई कर सकूं। कि जैसे मिल्क की मैंने डिमांड करी, किसके लिए, कि मुझे कर्ड बनानी है या फिर कुछ मुझे शेक बनाना है या फिर डिफरेंट डिफरेंट मुझे चीजों को बनाना है, तो मैं अपने डिफरेंट वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए मिल्क की एक डिमांड कर रही हूँ, तो वो होता है कंपोजिट डिमांड। नेक्स्ट आ जाता है इंडिविजुअल या फिर मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड का मतलब कि इंडिविजुअल डिमांड की डिमांड जब एक पर्सन कर रहा है और मार्केट डिमांड की हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया कि टोटल डिमांड बाय ऑल द बायर्स, कि हमारे जितने भी बायर्स हैं, जितने भी कंज्यूमर हैं मार्केट में, उन सबकी डिमांड को हमने कंबाइन कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो वो होती है मार्केट डिमांड, जबकि एक होती है हमारी इंडिविजुअल डिमांड। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का जो टॉपिक था वो अच्छे से समझ आया होगा। हमने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में सारे के सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 डिस्कस किया है। सो प्लीज अगर आपको कोई भी डाउट रहता हो, अपने डाउट को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। So please like, share and subscribe our channel. Thank you.